शुरुआत के दिनों में कुछ जेन्युइन भी लगता है कि वैक्सीन अभी नए हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं, साइड इफेक्ट लगभग है ही नहीं, सेफ भी हैं, इफेक्टिव भी हैं, रियल लाइफ डेटा ने दिखाया, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। अभी पहली डोज से भी 25% अडल्ट जो हैं वो जुड़े नहीं हैं, तो उनको भी साथ जोड़ना है। देश के 75% अडल्ट वयस्कों को एक टीका लग जाएगा तो प्रोटेक्शन आई, और जिनके दोनों लगे हैं 30% में और भी प्रोटेक्शन आई, और भी सुदृढ़ चक्र, सुरक्षा चक्र बन गया। सेकेंड डोज के बिना काम पूरा नहीं है, आप भी फुली प्रोटेक्टेड नहीं हो। ये याद रखना चाहिए कि वायरस अपना रूप अगर बदलेगा तो वो ज़्यादा मुश्किल वाला वायरस बन के हमारे साथ आ सकता है। पॉल सर नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर लोकमत से बात करने के लिए। वेलकम प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर ये 100 करोड़ का अचीवमेंट है सर, बड़ी बात है भारत के लिए। तो क्या माने सर, खतरा टल गया है? देखिए, पहले तो बात यह है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पार होना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, माइलस्टोन है, प्राइड भी है इसमें, सेटिस्फैक्शन भी है, और आगे के लिए कॉन्फिडेंस भी है। तो ये सारी मिक्स फीलिंग है, लेकिन प्राइड की फीलिंग है और अचीवमेंट की फीलिंग है देश के लिए, हर नागरिक के लिए कि ये अचीवमेंट है, देश की, सारे देश की अचीवमेंट है। इसमें एक स्टेक होल्डर ग्रुप की बात नहीं है। साइंस की अचीवमेंट है, इंडस्ट्री की है, जिन्होंने करके दिखाया, ग्रास रूट्स पे गए, उनकी मेहनत है। और सबसे बात तो यह है कि जिन्होंने 100 करोड़ डोज ली है उनकी अचीवमेंट, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, आगे करके दिखाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लीडरशिप है, अगुवाई है, गाइडेंस है, मेंटरशिप है, उसकी अचीवमेंट है, उनके विजन की अचीवमेंट है, और आत्मनिर्भरता की अचीवमेंट है। वो अप्लाई करना चाहूँगा, आत्मनिर्भरता जो देश के एक मेन स्ट्रीम फिलॉसफी है, उस सोच की भी अचीवमेंट है। दूसरी बात, आपने कहा कि खतरा टल गया है। नहीं, खतरा नहीं टला है। खतरे को लड़ने में ज्यादा सक्षम हुए हैं, हाँ बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि जब देश के 75% अडल्ट वयस्कों को एक टीका लग जाएगा तो प्रोटेक्शन आई, और जिनके दोनों लगे हैं 30% में और भी प्रोटेक्शन आई, और भी सुदृढ़ चक्र, सुरक्षा चक्र बन गया। जी। तो उस हद तक जरूर प्रोटेक्शन आई है। पेंडेमिक के असर को कम करने में हमारी कलेक्टिव ताकत जो है वो बढ़ गई है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जहाँ पेंडेमिक भी जोर से आई और टीके भी बहुत लगे, उसके बावजूद भी वेरिएंट आके हमें तंग करते हैं। और इस में अगर नया वेरिएंट आ जाता है तो फिर भी फिर वापस हमें डिफेंसिव पे डाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इस काम को पूरा करना है। अभी पहली डोज से भी 25% अडल्ट जो हैं वो जुड़े नहीं हैं, तो उनको भी साथ जोड़ना है। 30% तक सेकंड डोज मिली है, अभी उस काम को भी पूरा करना है। जी। और लगभग 9-10 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनका डोज ओवर ड्यू हो गई है, उनको जल्दी से जल्दी प्रोग्राम के साथ जोड़ना है। तो खतरा नहीं टला, खतरे के लड़ने में ताकत में बढ़ोतरी हुई है, और कॉन्फिडेंस है, ये जरूर हुआ है। तो जैसा आपने बताया सर कि करीब 25% लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज लिया है उन्होंने और सेकंड डोज अभी नहीं लिया है, और वो नहीं आ रहे हैं सेकंड डोज के लिए। तो क्या उनको ट्रैक करने का कोई तरीका है, या क्या करेंगे कि गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह की बात हो रही है कि इस वैक्सीन को मैंडेटरी किया जाए? देखिए, उनका पूरा, जिनकी पहली डोज लग गई है और दूसरी नहीं लगी है, उनका तो पूरा ब्यौरा व्यक्ति के नाम का, उनके टेलीफोन का पूरा ब्यौरा उपलब्ध है, और सरकारों के साथ शेयर होता है, राज्य सरकारों के साथ। जी। और उनकी टीम्स उन तक पहुंच सकती हैं, उनके तरफ तरफ मैसेजेस जा सकते हैं टेलीफोन के द्वारा, तो वो लोग चिन्हित हैं। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि उनको हमें वापस दोबारा टीकाकरण के लिए बुलाना है। उनको हमें कन्विंस करना है कि जल्दी लगा लीजिए, आपका ड्यू हो गया है, और मोबिलाइज कर रहे हैं उनको, यही कहा गया है। और उनके लिए वैक्सीन की सप्लाई जिस जिस स्टेट में ज़रूरत है एक्स्ट्रा सप्लाई की, वो भी दी जाए। तो इस काम में ये
जो सिस्टम है पूरा काम आएगा, वो डेटा इंफॉर्मेशन सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक भावना क्रिएट करनी चाहिए कि भाई सेकेंड डोज के बिना काम पूरा नहीं है, आप भी फुली प्रोटेक्टेड नहीं हो, और पूरा प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। सर जिस तरह से एक तरफ तो वैक्सीन का ड्राइव आपने बिल्कुल एकदम मिशन की तरह से चलाया, वहीं कई जगह वैक्सीन हेजिटेंसी भी थी, तो और किस किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ा आपको, और कैसे उनका मुकाबला किया, क्या रास्ते कैसे निकले? रास्ते दो या तीन ब्रॉड डायमेंशन में हम सोच सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपने हेजिटेंसी की बात करी कि लोगों को प्रिपेयर करा जाए, उसके ऊपर देखिए किसी हद तक शुरुआत के दिनों में कुछ जेन्युइन भी लगता है कि वैक्सीन अभी नए हैं, क्या ये पूरी तरह से सेफ हैं, ये मन में आ सकता है किसी का। लेकिन धीरे 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 जो साइंटिफिक पद्धति से पास हुए वैक्सीन हमारे निकले, वो कवरेज बढ़ा, उनके साइड इफेक्ट लगभग है ही नहीं, सेफ भी हैं, इफेक्टिव भी हैं, रियल लाइफ डेटा ने दिखाया, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आया। तो मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा हेजिटेंसी बची है, और जो 25% रह भी गए हैं उनमें भी हेजिटेंसी थोड़ी बहुत जो होगी, उसको हम यही वजह रीज़न बता के, सोच बता के, उसकी लॉजिक बता के हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों तक कई बार सूचना नहीं होती, जी। वहाँ सूचना हमें पहुंचानी चाहिए। तो हेजिटेंसी शुरू में थी, भ्रांतियां भी थी, दुष्प्रचार वर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मोटिवेटेड प्रचार भी हो रहा था उस स्टेज पे, और जो भी था वो उससे निकले। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया क्योंकि सच्चाई सामने आई कि अच्छे वैक्सीन है, अच्छी इंटेंशन है, और अच्छे इफेक्टिव वैक्सीन हैं, और ये धीरे धीरे फिर दूर हुआ, और फिर सबने एम्ब्रेस किया। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि भारत ने पूरी तरह से इस मुहिम में जुड़े। जब 1 बिलियन डोजेज लग जाती हैं तो ऑब्वियसली माना कि भाई ठीक है। दूसरी एस्पेक्ट ये आती है कि वैक्सीन की सप्लाई की बात आती है, और वैक्सीन की सप्लाई धीरे धीरे बढ़ी, ऐसा ही एक्सपेक्टेड था। दोनों भारत के वैक्सीनों के दम पे ही ये टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा है, और आपने देखा कि दोनों ने अपनी सप्लाई धीरे धीरे और फिर बड़ी जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करी। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें, जो कि लगभग 15% है हमारे जी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जिसकी भागीदारी, तो वो कहीं लगभग 80 लाख के 1 करोड़ 2 करोड़ डोज बना रहे थे। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी कैपेसिटी ऑगमेंट करी है, तो वो अब पहुंच गए हैं 3 सवा 3 करोड़ 3.5 करोड़, और फिर 5 करोड़ की तरफ वो लगभग पहुंच गए हैं। जी। मेहनत करी अब, और भारत सरकार ने मदद भी करी, उनके बेंगलोर प्लांट के लिए उनको मदद भी करी गई, परचेजेस भी एडवांस में पेमेंट्स की गई। इसी प्रकार अगर हम कोविशील्ड की बात करते हैं, तो बहुत देर तक वो 6 करोड़ 7 करोड़ डोजेज हमें दे रहे थे कई महीने, फिर वो 11-12 की तरफ आए, और फिर उन्होंने जब और अपनी कैपेसिटीज बढ़ाई, खोल दी, दम लगाया, और साथ मिलके चले, देश की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश करी, तो आज वो 22 करोड़ डोज पर मंथ दे रहे हैं। ओके। अमेजिंग लेवल। तो अब इसी वॉल्यूम में आ गया, तो ये भी एक भारत देश ने करके दिखाया, और आत्मनिर्भरता का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। जी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि उसको पहुंचाने की प्रक्रिया, जो तीसरा पिलर है, मान लीजिए एक तो हो गया एक्सेप्टेंस, डिमांड, एक है सप्लाई ऑफ द वैक्सीन, और तीसरा पिलर है जो कि मोबिलाइजेशन है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन है। उसके लॉजिस्टिक्स उसका हिस्सा है, कोल्ड चेन उसका हिस्सा है, ऑर्केस्ट्रेशन है, प्लानिंग है, मोबिलाइजेशन है, डिलीवरी है, वॉच एंड साइड इफेक्ट्स हैं। एक एक सेशन का एसओपी फॉलो हो रहा है, एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा सेशंस जो हैं लग रहे होते हैं। तो वो तीसरा पिलर है। तो ये 3 चैलेंजेस हुए, लेकिन तीनों चैलेंजेस को धीरे धीरे देश ने सरमाउंट किया और करके दिखाया कि हम कर सकते हैं। और आपको ये भी मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि लगभग 95% डोजेज जो लगी हैं लगभग, वो फ्री सप्लाई है जो यूनियन गवर्नमेंट ने दी है। हम्म। उसी के दम पे फ्री कार्यक्रम हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा फ्री कार्यक्रम ये, अपने कहना को शायद सबसे बड़ा फ्री कार्यक्रम होगा। तो 95% डोजेज जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से प्रोवाइड हुई,
लगभग 5% डोजेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लोगों ने अपनी चॉइस से हम्म। पे करके उनको लिया है। वो भी हम मानते हैं अच्छी चीज है, और भी कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा मदद। अच्छा सर, ये 100 करोड़ का आंकड़ा तो हमने छू लिया, लेकिन लोगों के मन में अभी भी एक सवाल है कि ये इमरजेंसी यूज क्या है और ये कब तक रहने वाला है सर। और WHO से भी अभी अप्रूवल हमारी वैक्सीन, हमारी अपनी जो वैक्सीन है उसको नहीं मिला है, कोवैक्सीन। तो ये पहली बात लेते हैं कि इमरजेंसी यूज क्यों ये लेबल लगा हुआ है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मल प्रोसेस में जब वैक्सीन डेवलप होते हैं तो 4, 5, 6, 8 साल लगते हैं, क्योंकि लंबी लंबी देर तक स्टडीज होती रहती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। लेकिन उस प्रकार अगर हम चलते तो इस पेंडेमिक से इतना नुकसान होता दुनिया भर में, और इतनी अनसर्टेनिटी होती, तो इस सिचुएशन में ग्लोबल सिस्टम, WHO एंड ग्लोबल सिस्टम रेगुलेटर्स का जो है वो रिकग्नाइज करता है कि ऐसी इमरजेंसी में हम टेक्नोलॉजी को अपनाने का इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो एक ऑल्टरनेट पाथ खोला गया, उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं, कि अगर आप इतना दिखा दोगे तो आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को। थोड़ा बहुत जो काम रह गया है उसमें स्पेशली लॉन्ग टर्म फॉलो अप होता है, हम्म। कि वे फॉलो अप 2 साल का हो, 2.5 साल का, वो तो बीमारी ही 2 साल पहले नहीं, उसका फॉलो अप वैक्सीन उसके बाद आके कैसे कर सकता है, तो वो चलता रहेगा साथ साथ। लेकिन ये भी रिकग्नाइज किया जाता है कि पूरे का पूरा पाथवे जब होगा तो ही हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे जिस पॉइंट पे हम आमतौर पे पहुंचने का एक ध्येय रखते हैं। लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन पाथवे है जो सेफ है, साइंस बेस्ड है और एक्सेप्टेड है दुनिया में। उसमें कोई कटिंग कॉर्नर्स नहीं है, अपने तरीके से कोई नया उसमें नहीं जोड़ा जाता। जी। जो मानी हुई पद्धति है उसके बेस के ऊपर है। और ये भी याद रहे कि सारे ही वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के बाद ही इस्तेमाल हुए, फाइजर का भी, मॉडर्ना का भी, और सारे जितने भी वैक्सीन इस्तेमाल हुए वो इमरजेंसी के लेवल से ही हुए, पूरे करने के बाद तक का मौका नहीं आया। अब एक आधा वैक्सीन कोई शायद अब पहुंच पाया है वो, और हमारे भी वैक्सीन उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो रेगुलर ऑथराइजेशन का लेवल लग जाएगा। WHO का जहां तक संबंध है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं, उनका अपना सिस्टम है, SOP है, जिसके बेस के ऊपर वो अपनी एक्रेडिटेशन इमरजेंसी यूज की देते हैं। हमारी कंपनी ने वो सब डेटा उनसे शेयर किया है और प्रोग्रेस हुई है, आपस में आदान प्रदान हुआ है। और इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे वैक्सीन की इंफॉर्मेशन वाजिब है, और ये मैटर ऑफ टाइम है। और लेकिन हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप जल्दी करिए, और क्योंकि इस वैक्सीन को जिन लोगों ने लगाया है उन्होंने ट्रैवल करना है, और और दुनिया में हमारा जो स्टेचर है वो तभी बनता है जब एक बार ये काम हो जाए, वैक्सीन EUL हो जाए। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते 26 तारीख को कुछ सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। अभी तक प्रक्रिया ठीक डायरेक्शन में गई। सर, बच्चों के टीके का जो प्लान चल रहा है उसमें क्या है कि क्या उनकी कीमत तय हो गई है, या इस टीके की तरह बच्चों का टीका भी मुफ्त लगाया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में कई मुद्दे अभी जो हैं वो बट वी शुड से वर्क इन प्रोग्रेस की तरह लेना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे पास 2 वैक्सीन है। एक वैक्सीन है जाइकोव जाइकोव डी, जो कि 12 से 18 तक लग सकता है। उसको एग्जामिन किया जा रहा है कि क्या बच्चों में लगा लें या कि उसको अडल्ट में ही रखना चाहिए, क्या उचित होगा। तो हम्म। एनटेकी इसको देख रही है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। जी। कोवैक्सीन तो ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में अडल्ट में लग रहा है, तो वो भी टेक्निकली अवेलेबल है कि बच्चों में 2 से 18 तक हम लगा सकते हैं। तो एक बात है कि वैक्सीन में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन सामने आई, क्योंकि उन दोनों को मिला भी लें तो भी जो नंबर है वो इन्फिनाइट नंबर नहीं है। अगर सर्टेन। हम 12 से 18 की ही बात करते हैं तो 12, 12.5 करोड़ हैं, और 2 डोज लगनी है, और जाइकोव डी की तो 3 डोज लगनी है। हम्म। तो वो लेके आप 25 करोड़ डोज या उससे ज्यादा डोज की तैयारी आपको करनी होगी। तो एक पार्ट ये है। लेकिन हाँ, सोचा जा सकता है कि किसी सब ग्रुप को लगा दें जो कैंसर से पीड़ित हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी लो है। ये सब काम हमने एनटेगी पे छोड़ा हुआ है, और इसमें कोई साइंटिफिक व्यू के बेस के ऊपर ही सच्चाई और रिकमेंडेशन आनी चाहिए।
दूसरी बात है कि जाइकोव डी जो है वो वैक्सीन इंजेक्शन से नहीं लगता, एप्लीकेटर से लगता है, अलग पद्धति है। और हर बार ही वो 2-2 डोज जगह जगह लगती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी चली हुई है। और जो प्राइस वगैरह का है काम, वो फॉर्मेलिटी भी पूरी हो रही है। और तो कुल मिला के तैयारी है। जहां भी लगेगा जाइकोव डी, बच्चों में या किसी और में, वो फैसला। और फिर बच्चों को कवर कैसे करना है वो फैसला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बच्चों को टीका लगाने का कार्यक्रम शुरू करा जाए एट ऑल, और करा जाए तो किसमें करा जाए, ये बेसिस जो है वो साइंस के ऊपर है। बच्चों को जरूरत है या नहीं है, ये भी एक डाउट है, क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन खूब हो रही है। बच्चों में लगभग डेथ नेग्लिजिबल होती है, हम्म। सीरियस डिजीज भी नेग्लिजिबल होती है। तो ये भी एक धारा है सोच की, और वो साइंस की किसी फोरम पे फैसला होगा एमटेगी में कि बच्चों को हम टीका लगाएं या और किस ग्रुप को लगाएं। तो ये देना भी या ना देना, इसका भी फैसला हमारी जो रिसर्च की है। क्योंकि आप ये देखिए कि सारे देशों ने ये काम शुरू नहीं जी। किया। WHO की कोई रिकमेंडेशन जो है वो सिर्फ यही कहती है कि हाई रिस्क में सोचो, ऐसा है, सॉफ्ट रिकमेंडेशन। तो डेफिनेट रिकमेंडेशन अभी भी नहीं है। तो हम्म। ये सारे सब चीजों को बैलेंस करके देश फैसला ले। अच्छा, ये जो हमारी एक mRNA वैक्सीन जो आनी थी, वो सर कब तक आ रही है? उसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा है, वो अभी तक आई नहीं। ये एक स्पेशल वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये -70 पे मॉडर्ना की तरह नहीं है या फाइजर की तरह नहीं है। जी। नॉर्मल कोल्ड चेन की कंडीशन में ये आगे बढ़ जाता है ये वैक्सीन। और उसका अच्छा फेज 2 हो गया है। अब वो एक कंपैरेटिव ट्रायल में है। कंपैरेटिव ट्रायल से मतलब ये है कि वो mRNA वैक्सीन का हेड टू हेड कंपैरिजन एक और वैक्सीन के साथ, जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसके साथ हो रहा है। तो वो प्रक्रिया अभी पूरी होनी है। उसकी फर्स्ट फेज का काम अच्छा चला हुआ है। हमें इंतजार करना होगा कि उसकी कोई डेट लाइन हम दिखा पाए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी वैक्सीन तभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन तक पहुंचेगा जब उसके साइंटिफिक पैरामीटर और एक्सपीरियंस पूरा होगा। तो उसमें जल्दी की बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये वैक्सीन जो है ये हमें बहुत आगे तक देश के काम आएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म किसी के बस का नहीं है। और वो भी थर्मोस्टेबल, दुनिया में पहली बार ही नॉर्मल कोल्ड चेन का ये mRNA वैक्सीन बना हुआ। इसका पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा है। और mRNA वैक्सीन की खूबी ये भी होती है कि थोड़ी मेहनत से ही वैक्सीन को हम एडजस्ट कर लेते हैं नए वेरिएंट के हिसाब से। जी। और और भी जो पुराने बीमारियां जिनको हम कवर कर रहे हैं, वो भी mRNA वैक्सीन से कवर हो सकती हैं। और तो नया पोटेंशियल है। इस टेक्नोलॉजी के अपने बहुत फायदे आगे आएंगे। जी। तो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं। डीबीटी ने उनको फंडिंग भी करी है, और भी तरह से उनकी पूरी फैसिलिटेशन सपोर्ट है। इंतजार करें, लेकिन ये वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे हमें दिखेगी। सर, जिस तरह से आपने बताया कि mRNA वैक्सीन ये बड़ी अचीवमेंट होगी इंडिया के लिए, वैसे ही भारत को अभी तक बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के तौर पे तो जाना जाता था, लेकिन पहली बार डेवलपमेंट के मतलब वैक्सीन डेवलप करने वाले कंट्री के तौर पे भारत सामने आया। तो क्या इससे क्या बदला है? भारत की में सुधार हुआ है? क्या बदला है? आज में तो बिल्कुल सुधार होगा। आप सही बात कह रहे हैं कि इस बारी जैसे भारत का R&D और इंडस्ट्री हैज रिजन टू द ओकेशन। इट इज आउटस्टैंडिंग। अब कोवैक्सीन एंड टू एंड इंडिया का वैक्सीन एसेंशियली, ठीक है। दूसरा ये mRNA वैक्सीन एसेंशियली भारत से ही डेवलप हुआ। DNA वैक्सीन भारत में डेवलप हुआ। बायो वैक्सीन भी एसेंशियली देश में ही बन के उभर के आएगा, बायो का। और नीजल वैक्सीन भी ऐसे ही उभर के आएगा। तो जी। अगर हम कुल मिला के देखें तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक ही बीमारी के, वायरस के अगेंस्ट इतने वैक्सीन भारत की धरती से उभर के आए हैं। और उसके अलावा बने हैं एडिशनल वैक्सीन और भी, जैसे कि कोविशील्ड बना है, या जॉनसन एंड जॉनसन बन रहा है, चाहे वो बाहर के पर्पज के लिए बना गया। तो बहुत बड़ी स्पुतनिक बन रहा है। कोई इशू नहीं है। स्पुतनिक तो फर्स्ट कंपोनेंट स्पुतनिक लाइट बन रहा है। तो आपकी बात सही है कि इससे देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। और जब ये सारे वैक्सीन दिख रहे होंगे आने वाले महीनों में, तो दुनिया में भारत की जो साख है
वो और बहुत ऊपर तक जाएगी। और ये वैक्सीन सब कुछ मिलने से जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो दुनिया की ज़रूरत को पूरा करेंगे। एक दो वैक्सीन से नहीं, 5-6 वैक्सीन, 7 वैक्सीन से ही जरूरत नहीं है। इंडिया का कमिटमेंट भी रहा है कई कंट्रीज के साथ में वैक्सीन को लेके, तो क्या एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे? वो तो हमारी लीडरशिप ने पहले ही क्लियर किया है कि अपनी ज़रूरत पूरी होते ही दूसरों की ज़रूरत पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। और इन दोनों ज़रूरतों को फाइन ट्यून करके भारत आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल वो हमारा एजेंडा है कि अपनी ज़रूरत भारत पूरी होने के बाद वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराया जाए मानव। और सब 220 करोड़ वैक्सीन हमको दिसंबर तक लगानी का टारगेट था हमारा। अभी 100 करोड़ तक हम पहुंचे हैं और ये नवंबर शुरू होने जा रहा है। 200 तक नहीं था। वो जो फिगर है वो अलग फिगर है कि हम विजुअलाइज कर रहे थे कि कितनी वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्निकली पॉसिबल है अगर हम्म। हम इंडस्ट्री के माप इंडस्ट्री की एस्टिमेशन से जाए। 205 लगभग 206 करोड़ की बात है। और वो इंडस्ट्री अपने तरीके से उस तरफ पूरी कोशिश करी है। वो अलग सवाल है। हमने जो ध्येय है वो ये है कि भारत की एडल्ट पॉपुलेशन को हम टीकाकरण पूरा करें। तो भारत की एडल्ट पॉपुलेशन 94 करोड़ है। तो टीकाकरण जो है वो उस पॉपुलेशन को पूरा करने का काम है। और तेजी से आगे चला हुआ है, 1 करोड़ की पादान पे पहुंचे हैं। और ये भी याद रहे कि हर महीने स्पीड जो है वो तेज होती जा रही है। और 75% एडल्ट पॉपुलेशन को एक डोज मिल गई है। तो 75% लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं। 30 को पूरी 2 डोज मिल गई है। जी। और वो काम भी बढ़ रहा है, उसके ऊपर हमारा और फोकस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हुए इस काम में अब जो भी तेजी आनी है वो वैक्सीन सप्लाई की साइड से कोई कोताही नहीं है, वो तो पूरा हो रहा है। अब लोग आगे आने चाहिए। हर दिन लगभग 10 करोड़ डोज जो है वो ओपनिंग बैलेंस है टोटल सब हम्म। राज्यों में। जी। तो उसको सिर्फ इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करें, तेजी से पहुंचाएं। समाज भी जुड़े कि जो रह गए हैं उनको मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। पहले आसान था, लगा नहीं था, लेकिन जी। अब जो छूटे हुए हैं उनके तरफ पहुंचना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि उनको लाएं, अपने साथ जोड़ें। हमेशा ये होता है, किसी स्टेज पे आके कर्व जो है वो मुश्किल हो जाता है, लास्ट जी। माइल्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब हम उस तरफ से उनको जो पुल फैक्टर है वो पैदा करें। ठीक है सर। सर ये एक चीज और कि अभी अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, केरल है, नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और आप लोग कोविड प्रोटोकॉल की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में भी और दूसरी जगह भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मतलब लोग अब मास्क से उकता गए हैं। तो सवाल ये भी उठने लगा है कि ये मास्क कब तक पीछा छूटेगा इससे? देखिए ये सही बात है कि अभी कोताही जो हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। पक्की बात है कि अभी तो मास्क से पीछा नहीं छूटेगा, 2 डोज लगाने के बाद भी नहीं छूटेगा। हमेशा जब भी हम किसी के साथ हैं तो मास्क लगाएंगे। तो ये तो पक्की बात है। वो मौका जब आएगा जब हमें पेंडेमिक की सिचुएशन बिल्कुल लगभग खत्म दिखेगी तभी होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वायरस भी कहीं रहेगा तो चपेट में ला सकता है। ये हमने देखा है अपने देश में भी और बाहर भी। तो उसके लिए थोड़ा हमें और सहना पड़ेगा। ये मुसीबत आई है तो सहन करना ही पड़ेगा और अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। और अगर मार्केट में आप कह रहे हैं कि ऐसा माहौल हो गया कि लोग भूल गए हैं तो ये तो गलती करके हम पछता भी सकते हैं। बाहर के देशों में भी हमने देखा कि ऐसी कोताही जब होती है, चाहे टीके भी लगे हों और चाहे पुराने भी हर्ड इम्यूनिटी भी बनी हुई हो सो कॉल्ड, तो उसके बावजूद भी इतनी मुसीबत जो है वो आ सकती है। तो इससे बचना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि वायरस अपना रूप अगर बदलेगा तो वो ज़्यादा मुश्किल वाला वायरस बन के हमारे साथ आ सकता है। ये भी हमने देखा है। तो इन सब पॉसिबिलिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना काम करना चाहिए, दिनचर्या रखनी चाहिए। और जो उत्सव हैं उसमें तो पर्टिकुलरली हमें पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उत्सव हमें घर में ही मनाने चाहिए। इस बारी मार्केटिंग शॉपिंग थोड़ी कम करेंगे, बाहर आने से बाद में हो जाएगी वो। और बड़े तौर पे पार्टियां
बड़े क्राउड में मनाएं, पंडाल में जाएं, ये सब चीज़ें इस बारी के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा ये वक्त निकाल दें आप, 2-2.5 महीने, वैक्सीन का काम पूरा हो जाए और ये इन महीनों से निकल जाएंगे तो आगे एक नई सुबह आएगी। पॉल साहब, लोकमत से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकमत को समय दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू नितिन साहब, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सर।